हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक बूलियन फंक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन और कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन। साथ ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम एक पॉलिनोमियल को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को देखा हुआ था और फिर हमने देखा था बुल्स एक्सपेंशन थ्योरम और बुल्स थ्योरम्स के प्रूफ को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या डुअल कैनोनिकल फॉर्म की। इसको डुअल कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। A Boolean polynomial is called in conjunctive form, normal form, if it is a product of distinct factor where each factor is the sum of variables x1, x2, x3 dot 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 and their complements, and in each factor variables and their complements do not occur more than once. अब इनको हम बाय पार्ट हम देख लेते हैं कि अगर कोई किसी को कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनना है तो सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, बूलियन पॉलिनोमियल। तो बूलियन पॉलिनोमियल हो गया। अब बूलियन पॉलिनोमियल के बाद भी उसको कुछ कुछ चीज़ें अपने पास रखनी होगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो बूलियन पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे फैक्टर फॉर्म पे लिखा हुआ है। सेम लाइक अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने कुछ इस टाइप की पॉलिनोमियल्स देखी होंगी या बाइनोमियल इनको इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में होती है तो क्वाड्रेटिक बोलते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं ये। तो इनको हम आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको भी एक्सप्रेस कर पा रहे थे बाय विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड हम आप अप्लाई करके इस तरीके से कर पा रहे थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बूलियन पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से फैक्टर फॉर्म पे एक्सप्रेस हो रही है, जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल पे देख पा रहे हैं कि ये फैक्टर फॉर्म पे एक्सप्रेस हो रही है, तो ये अब आगे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन सकती है। अभी भी पूरी तरीके से बनी नहीं है, बन सकती है। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर के फॉर्म में ये एक्सप्रेस होनी चाहिए। सेकंड चीज़ इसने क्या बोली है हमको यहाँ पे कि सम ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो जो ईच फैक्टर है, मतलब जितने भी फैक्टर उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर, वो सारे बूलियन पॉलिनोमियल के अंदर के जो फैक्टर हैं उनके अंदर वेरिएबल का सम होना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि हर टर्म के अंदर उनके वेरिएबल का ही सम लिखा हुआ है ना, उनके वेरिएबल का ही सम लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ उसने लास्ट ये बोली है कि ईच फैक्टर वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट डू नॉट अकर मोर देन वंस। लाइक इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये भी एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर बन सकता है किसी का, तो ये एक फैक्टर है। अब इसके अंदर आप देखो वेरिएबल के सम पे भी ये एक्सप्रेस हो रहा है, बट यहाँ पे तीसरी चीज़ होल्ड नहीं हो रही है, जो कि क्या है कि एक वेरिएबल एक ही बार यूज़ होना चाहिए, नॉट अकर मोर देन वंस, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 2 बार हो रहा है, तो इसका मतलब इस टाइप के फैक्टर भी उसके अंदर नहीं दिखाई देने चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये 2 वेरिएबल का फंक्शन था, फैक्टर फॉर्म में हमने लिखा हुआ था। सारे फैक्टर एक दूसरे से अलग हैं और हम देख रहे हैं कि ये सम फॉर्म में, ईच फैक्टर भी हमारा सम फॉर्म में है। और हर फैक्टर के अंदर, जैसे कि ये 2 वेरिएबल का फंक्शन हमने लिया हुआ था, तो ये 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं हर फैक्टर में, जैसे x डैश प्लस वाई। तो भले चाहे वो अपने डैश के साथ यूज़ हो रहे हो चाहे बिना डैश के साथ यूज़ हो रहे हो, बट 2 वेरिएबल यूज़ होने चाहिए हमारे। ऐसे ही 3 वेरिएबल वाले नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में है, हर फैक्टर के अंदर 3 वेरिएबल का यूज़ है, सम फॉर्म में है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस कारण से ये क्या बन जाता है, हमारा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन जाता है। अब कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब है यहाँ सिर्फ इतना ही है कि जितने भी फैक्टर यहाँ यूज़ हो रहे हो, मैक्सिमम जितने भी फैक्टर हम इन 2 वेरिएबल से बना सकते हैं, वो डिस्टिंक्ट फैक्टर जितने भी मैक्सिमम हम बना सकते हैं इन 2 वेरिएबल से, वो सब के सब यहाँ लिखे होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा एक भी फैक्टर नहीं छूटना चाहिए जो कि हम लिख ना पाएँ और इन कंडीशन को वो होल्ड भी कर रहा हो। तो ये कैसे हम जज करेंगे, तो यहाँ हमको बताया हुआ है कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ ये 2 वेरिएबल पे है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। तो इसके पास डिस्टिंक्ट कितने फैक्टर होने चाहिए इसको कंप्लीट होने के लिए,
ये 4 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 फैक्टर ही लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने के लिए एक और फैक्टर चाहिए हमको जो कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो वो डिस्टिंक्ट फैक्टर कौन सा है, ये एक्स डैश प्लस वाई डैश है। ऐसे ही अगर हम 3 वेरिएबल पे जाते हैं तो 3 वेरिएबल में मतलब 2 की पावर 3, यहाँ इसका मतलब है 8 फैक्टर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आता है कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट अब यहाँ देख लेते हैं कि ये एक बूल्स एक्सपांशन थ्योरम है, तो मैंने यहाँ सिर्फ इसको आपको इसका जिक्र बस करके बताया है। तो एवरी फंक्शन विदाउट अ कांस्टेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज इक्वल टू द फंक्शन इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब है जितने भी फंक्शन बूलियन अलजेब्रा के जितने भी फंक्शन होते हैं, अगर उनके पास कांस्टेंट नहीं है तो वो अपने आप कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन जाते हैं, या हम उनको बना सकते हैं, है ना, बने हुए रहते हैं, वो बस अरेंज करना रहता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा मेन है। अभी सबसे पहले हम यहाँ स्टेप वाइज आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एक्सप्रेशन अगर हमने यहाँ लिख दिया है तो अब इसको हमको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। पॉलिनोमियल मतलब फैक्टर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मल्टीपल में टर्म्स हमको इसको अलग अलग मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ हमको करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने कैसे लगाया, इस पूरे को पहले हमने जेड डैश के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डब्ल्यू के साथ। तो हमेशा याद रखना इधर वाला जो डॉट के इधर वाला है वो कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना। लाइक आपने तो बहुत सारा इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो अपन हमेशा इसे लगाते आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम जब हम लोअर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते आ रहे थे तो हमने डायरेक्ट अप्लाई करते गए क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। बट यहाँ पे हमको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, तो हमको पहले हमेशा डॉट चाहिए, बाद में हमेशा प्लस चाहिए, और डॉट के पहले वाले जितना भी टर्म है, जितना भी बड़ा टर्म है, वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा इनसे एक सिंगल करके। तो हमने x प्लस वाई को सिंगल से मल्टीप्लाई किया और या x प्लस वाई को भी हमने यहाँ सिंगल से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, इनको भी रिजॉल्व करना है। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई पहले चाहिए और बाद में प्लस चाहिए। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ लगा के क्या किया, इसको आगे इसको कर लिया। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय का नियम, इसका मतलब क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू में बी ए। तो अगर कहीं ए बी लिखा है तो हम उसको बी ए भी लिख सकते हैं, वैल्यू बदलती नहीं है। और हमको पता है बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करके आता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। तो इस कारण से ये चीज़ हम लिख पाए और इस कारण से हम ये चीज़ लिख पाए। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा पाएंगे। तो हमने जेड डैश को पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर जेड डैश को वाई से, और ऐसे ही डब्ल्यू को पहले एक्स से फिर डब्ल्यू को वाई से। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्म फॉर्म पे आ गया, तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल बन गई। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल गिवन है, अब हमें उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम जो प्रोसीजर थी वो ही लगेगी, बस अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसको उल्टे फॉर्म में लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो ये अब हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए। अब इस पॉलिनोमियल को हमको फैक्टर फॉर्म में लेके आना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब हमको छोटा करना है इसको। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसमें दोनों में x कॉमन दिख रहा है आपको, तो x कॉमन आप बाहर निकाल सकते हैं। अब x होना कहाँ चाहिए हमारा, हमेशा लेफ्ट साइड में, है ना। मतलब जो चीज़ हमको कॉमन निकालनी है वो हमेशा हमारी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो इस कारण से ये हमने x कॉमन बाहर निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद लेफ्ट साइड में इसलिए होनी चाहिए, कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई और बाद में प्लस। ठीक है, तो ये इस कारण से हमने ये कर लिया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लगाई, y लेफ्ट हैंड साइड पे ही था और y को हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये आ गया हमारा। अब अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू कॉमन है, बट जो कॉमन है वो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे। तो पहले हमने इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा के लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट किया तो जो चीज़ हमको कॉमन निकालनी थी वो हमने कॉमन निकाल ली, रिमेनिंग हमारा x प्लस वाई बन गया। तो ये हमारा
फैक्टर फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि हम एक पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने जो ट्रिक सीखी है, मैं मतलब आपको बता देती हूँ, इसमें जो आपने ट्रिक सीखी है वो कुछ हद तक आप एक एक्सप्रेशन को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, है ना। मतलब ट्रिक है, अभी इसके आगे भी ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बना नहीं है, अब इसके आगे भी और प्रोसीजर होंगी, बट हाँ आपने एक एक्सप्रेशन को डिसजंक्टिव तक पहुंचाने के लिए ट्रिक सीखी। अब यहाँ पे ऐसे ही एक एक्सप्रेशन दिया, इसको कंजंक्टिव तक पहुंचाने के लिए ये ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में दिख रहा है, बट अभी ये कंजंक्टिव नहीं है, क्योंकि कंजंक्टिव की डेफिनेशन को कम्प्लीटली होल्ड नहीं कर रहा है। सारे वेरिएबल का सम अंदर होना चाहिए ना हर फैक्टर के अंदर, तो वो नहीं दिख रहा है इसमें, इस कारण से कंजंक्टिव तो नहीं है, बट हाँ ये अपन एक स्टेपिंग सीख गए हैं कैसे अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है कि हमको ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है ऑलरेडी, ये पॉलिनोमियल इसने हमको बना के दी है, इस पॉलिनोमियल को हमको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसके हर टर्म के अंदर, हर टर्म कैसी होनी चाहिए, हमारी मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए, मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए। तो अब मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम डिसजंक्टिव की बात करते हैं तो हम टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं, जब भी हम कंजंक्टिव की बात करते हैं तब हम फैक्टर के बेसिस पे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा अंतर है और बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का कि डिसजंक्टिव को आप कैसे याद रखो, टर्म के बेसिस पे, और कंजंक्टिव हमारा फैक्टर के बेसिस पे। अब डिसजंक्टिव में क्या होता है, ईच टर्म के अंदर, जैसे 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, मतलब 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो ईच टर्म के अंदर ये तीनों हमको दिखने चाहिए, तीनों ये मल्टीपल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तीनों मल्टीपल फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो तीनों मल्टीपल फॉर्म में होने चाहिए, यही मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल भी होता है, इसी टाइप यही चीज़ बोलता है। ये हमने प्रीवियस क्लास पे देखा हुआ है, तो आपको अगर डेप्थ में और कम्प्लीटली इसकी नॉलेज चाहिए तो आप वो लेक्चर को भी रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा। और अगर हम कंजंक्टिव की बात करें तो डेफिनेशन अभी आपने देखी है, फैक्टर होना चाहिए और हर फैक्टर के अंदर तीनों, जैसे 3 वेरिएबल का तो तीनों वेरिएबल होने चाहिए। तो बात सेम है, बस वो फैक्टर फॉर्म में बात करते हैं और ये किस फॉर्म में बात करता है, टर्म फॉर्म में बात करता है। तो अब देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं है ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो क्या कमी है। देखो अब यहाँ देख रहे हैं हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हमको गिवन है 3 वेरिएबल का हमको फंक्शन गिवन है। तो 3 वेरिएबल के लिए हमारे जो ये फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई है, इसमें किसकी कमी है, z की कमी, इसमें y की कमी है और इसमें अगेन z की कमी हमको यहाँ पे दिख रही है। तो बस हमको यही जो कमियाँ हैं इनको ही इंट्रोड्यूस करना है, इन्हीं को पूरा करना है, तो हमारा ये डिसजंक्टिव बन जाएगा। तो कमियाँ कैसे पूरी करनी है वो देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, जो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे कमी क्या थी, यहाँ पे z की कमी थी, यहाँ y की कमी थी, यहाँ पे z की। तो जो चीज़ जहाँ कम है उसकी जगह पे हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बुराई नहीं है। 1 मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन बिल्कुल नहीं बदलेगी, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चीज़, अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है। ये जितने भी बूलियन अलजेब्रा के जितने भी एलिमेंट होते हैं, बूलियन अलजेब्रा के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनका अगर प्लस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कराते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर कोई भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट कराते हैं, तो आइडेंटिटी काई की आती है हमारी, यहाँ पे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की आती है। तो इस कारण से हम ये लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 की जगह पे z प्लस z डैश लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 की जगह पे y प्लस y डैश लिख रहे हैं, यहाँ 1 की जगह पे z प्लस z। अब हमने कैसे चुना कि हमको y ही लिखना है और z प्लस z डैश लिखना है या y प्लस y डैश लिखना है और x प्लस x डैश क्यों नहीं लिखना है। तो जो चीज़ जहाँ पे मिस है, हमको वो ही चीज़ को वहाँ इंट्रोड्यूस करना है, तो हमने वो ही चीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस भी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब जैसे ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई, अब इसको हमको सेपरेट टर्म फॉर्म में लेके आना और टर्म भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये अब हमारा मेन बस बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इस पूरे टर्म को हम इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे ही हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x y डैश z आ जाएगा और यहाँ x y डैश z डैश आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये इससे आगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट अब हम यहाँ देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कहाँ पे लगा रहे हैं। अब सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं इतने पे। तो जैसे ही हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो
मल्टीप्लाई हमारा पहले है, प्लस हमारा बाद में आपको दिख ही रहा होगा, तो ये आ जाएगा एक्स डॉट वाई आ जाएगा, प्लस में एक्स डॉट वाई डैश आ जाएगा। और ये z को एज इट इज़ लिख दिया हमने, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ भी ऑपरेट नहीं किया है। तो अब हमने इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो हमको ये मिल जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये तो हमारे चलो अरेंज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा ये रिमेनिंग है, तो अगेन इस पर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन लगाने से पहले हमको इसको किस पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट, यहाँ पे हमको कम्यूटेटिव लॉ लगा के यहाँ पे एक्स वाई प्लस में एक्स वाई डैश पे इसको कन्वर्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो जेड एक्स वाई प्लस में जेड एक्स वाई डैश आ जाएगा हमारा। फिर अगेन इसको कम्यूटेटिव लॉ से अरेंज कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, एक्स पहले आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तक हम आ गए। अब हमको देखना है कि जो ईच टर्म है ये हमारी मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल बन गई है, क्योंकि हर टर्म में 3 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो रहा है। तो ये हमारी मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल बन गई। अब यहाँ पे हमको मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल के साथ साथ हमको ये देखना है कि हर टर्म कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आइडेम्पोटेंट का लॉ, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, कहाँ के एलिमेंट, बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट आइडेम्पोटेंट लॉ को होल्ड कराते हैं, तो हमको आइडेम्पोटेंट लॉ चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ के लिए देख लेते हैं, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखते हैं यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट, तो ये अभी तो ऐसी कैसी लिख दी, फिर हमने ये भी ऐसी का ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि अभी इसके प्रीवियस में तो ऐसा कुछ भी रिपीट हुआ होता दिख नहीं रहा है हमको। अब यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड लिख लिया। अब यहाँ पे एक्स वाई डैश जेड, तो अभी तक हमने प्रीवियस में एक्स वाई डैश जेड एक बार हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है अगर एक एलिमेंट को उसी के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको वही एलिमेंट दिखना चाहिए। तो इस कारण से इन दोनों का प्लस करेंगे तो अगेन से वही एलिमेंट होगा, तो इसको सिंगल टाइम ही हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी हमने मल्टीपल और पावर ये बूलियन अलजेब्रा पे होल्ड नहीं होती है, ये भी हमने एक प्रूफ देखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस पे, वो भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। तो अब हमने यहाँ पे एक ही बार लिखा, यहाँ पे ये चीज़ हमने मिस कर दी, क्योंकि हम यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने पहले लिखा हुआ है। ऐसे ही एक्स वाई जेड, तो ये भी ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं, इस कारण से हम इसको नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। और फिर उसके बाद ये वाला टर्म अभी तक कहीं रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए हमने ये लिखा। ये ऐसा कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स वाई जेड, क्योंकि ये एक टर्म है, उसी टर्म को उसी टर्म के साथ प्लस कराया तो वही टर्म हमको मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हर टर्म मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल बन गई। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि सारे के टर्म डिस्टिंक्ट थे, तो ये किस में आ गया हमारा, जो हमको अचीव करना था कंजंक्टिव डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो वो हमने यहाँ से अचीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ देख लेते हैं, जो भी हमारा एक्सप्रेशन था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में जाना है, तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर पॉलिनोमियल से हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म तक जाएंगे। तो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करने के लिए हमको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ये क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट के सम का अगर होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको सिंगल का कॉम्प्लीमेंट इनटू में सिंगल का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जैसे कि a प्लस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू में a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, तो ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे, सिर्फ इतने पे हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमारा a क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश और b हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्स जेड हो जाएगा हमारा b, है ना। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश का होल डैश और यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स जेड का होल डैश। समझ में आया यहाँ कैसे, क्योंकि a का डैश करना है, a हमारा ये पूरा है तो इसका होल का डैश आ जाएगा और यहाँ पे भी ये हमारा पूरा b है तो इसका भी होल का डैश आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म।
है ना, ये चीज़ हो गई हमारी। अब हमको नेक्स्ट आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब हमको इस इतने को रिजॉल्व करना है, तो इतने को रिजॉल्व करने के लिए हमको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर प्रोडक्ट का होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो प्लस के सिंगल कॉम्प्लीमेंट में ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। तो यही सेम चीज़ यहाँ लगाएंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसे फिफ्ते पे ऑपरेट करना चाहते हैं, ये आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस ए हमारा क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, बी हमारा क्या होना चाहिए, वाई डैश होना चाहिए। अब हमारे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमको क्या पता है कि ए का डैश प्लस में बी का डैश, है ना। तो ए के डैश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस बी का डैश मतलब वाई डैश का होल डैश, ठीक है, वाई डैश का होल डैश आ जाएगा हमारा। सेम यही आइडेंटिटी हम दूसरे वाले प्रोडक्ट पर भी लगाएंगे, दूसरे वाले प्रोडक्ट पे भी लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए है वो एक्स होगा और बी है वो हमारा क्या होगा, जेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस जेड डैश में ओपन हो जाएगा। प्लस एक्स डैश को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। अब हमको पता है कि अगर कोई एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, ए ही आता है, मतलब वही एलिमेंट आ जाता है। तो इस कारण से y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारा y होगा। तो हमने वो भी यहाँ पे लिख लिया है, वो भी चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ देखते हैं कि अब इनको कैसे रिजॉल्व करना है हमको। इनको रिजॉल्व करने के लिए या तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे ही आप लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से पहले आप इस आइडेंटिटी को जान ले, ताकि ये आइडेंटिटी अगर लग जाती है आपसे, और यही लगानी भी है आपको, ये याद कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप ये आइडेंटिटी लगाते हैं, आप बहुत इजी स्टेप में अपने रिजल्ट जो आपको चाहिए, जो अचीव करना है, वहाँ तक आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। ये आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर a प्लस बी ए प्लस सी है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, मतलब ये जो a है वो हमारा रिपीट हो रहा है तो वो यहाँ पे एक बार आएगा और बी सी हमारा ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये इसका डेप्थ था। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशन पे बात करते हैं तो हमारा a क्या होना चाहिए, एक्स डैश क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक्स डैश दोनों में रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे b हमारा y ले लेते हैं हम, c हमारा क्या ले लेते हैं, z डैश ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर ये आइडेंटिटी पे जाते हैं तो हमारे क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या आएगा, a प्लस बी सी, तो मतलब आ जाएगा एक्स डैश प्लस में y z डैश आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ समझ में आया। प्लस एक्स डैश को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया क्योंकि अभी भी इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। अब हमने इसको रीअरेंज करके यहाँ इस फॉर्म में लिख दिया है, यही सेम इक्वेशन को, कोई भी नया ऑपरेशन नहीं लगाया है। अब यहाँ हमको पता है कि आइडेम्पोटेंट का लॉ हर बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट होल्ड करता है। तो आइडेम्पोटेंट की लॉ से हमको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि अगर एक्स डैश का ऑपरेशन एक्स डैश के साथ हम कराते हैं तो एक्स डैश भी हमको मिल जाएगा। तो इस कारण से हमने यहाँ एक्स डैश लिख लिया और प्लस में वाई जेड डैश हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया क्योंकि वहाँ पे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है अभी तक। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ तक हम जैसे ही पहुँचे तो हमने क्या अचीव कर लिया, पॉलिनोमियल। जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ तक में पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे देखना है, जैसे ही हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया तो अब इसके आगे हमको यहाँ पे इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनाना है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वही कॉन्सेप्ट आगे लगाएंगे। तो इसको अगर हमको डिसजंक्टिव बनाना है तो इसके हर टर्म में तीनों वेरिएबल का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई जेड का नहीं है और यहाँ पे किसका है, एक्स का नहीं है। तो हमने इनकी जगह पे 1 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हर बार यही ट्रिक्स को आपको आगे कंटिन्यू करना है जैसे ही आपको पॉलिनोमियल मिल जाती है। तो अब यहाँ पे 1 की जगह पे हमने ये वाली आइडेंटिटी के थ्रू हमने 1 की जगह पे y प्लस वाई डैश कर दिया और यहाँ पे z प्लस जेड डैश कर दिया और यही सेम आइडेंटिटी के कारण हमने यहाँ पे x प्लस एक्स डैश कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर इतने से में ही अभी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाले हैं और इतने में हम क्या लगाने वाले हैं, कम्यूटेटिव लॉ लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के देख लेते हैं। इतने पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई है वो पहले है और प्लस बाद में है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो एक्स डैश को पहले हमने y से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स डैश को हमने y डैश से मल्टीप्लाई किया और ये z प्लस जेड डैश एज इट इज़ कॉपी कर दिया क्योंकि कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव लॉ लगाया है हमने, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देख ही लिया था। तो इस कारण से हमने y z डैश को पहले कर लिया है और x प्लस एक्स डैश बाद में हो गया है। तो इससे हमको ये मिल जाएगा कि हम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा पाएंगे, है ना।
अब ये यहाँ तक हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही हम यहाँ तक कन्वर्ट किया तो अब हमको पता है ये एक टर्म है हमारी पूरी, मल्टीप्लाई पहले प्लस बाद में। इस पूरी टर्म का पहले z से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी टर्म का फिर बाद में z डैश से मल्टीप्लाई होगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको फिर से अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है इन सिंगल पे भी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है हमको, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगाना होगा, है ना। और हम यहाँ पे ये वाले पे भी देख लेते हैं कि हमने इस पे डायरेक्ट क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो वाई जेड डैश का पहले हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर वाई जेड डैश का हमने एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई कराया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग के ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिल गया यहाँ तक। अब अगेन हमको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है तो कम्यूटेटिव लॉ के लॉ लगाना पड़ेगा ताकि z और z डैश कैसे हो जाए, हमारे आगे आ जाए, ताकि मल्टीप्लाई पहले हो जाए और प्लस बाद में हो जाए, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा पाएंगे। तो यहाँ हमने कम्यूटेटिव लगा दिया। यहाँ पे भी थोड़ा ये दिखने में अच्छा दिखने लगे, आपको सूदिंग लगे हमको, तो इसलिए हमने इसको रीअरेंज करके x पहले y बाद में और z उसके बाद में हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो ये कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू हो गया। अब यहाँ पे, अब जैसे ही हम यहाँ पे आए, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, z पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो z का मल्टीप्लाई सबसे पहले केस से कर दिया, x डैश y से किया, फिर z का मल्टीप्लाई x डैश y डैश से किया, फिर यहाँ पे हमने z डैश का मल्टीप्लाई इनसे किया है, तो z डैश का मल्टीप्लाई पहले x डैश y से किया, फिर z का मल्टीप्लाई हमने x डैश y डैश से किया, z डैश का, है ना। फिर इसके बाद ये वाली तो टर्म्स थी, तो ये हमने एज इट इज़ की एज इट इज़ कॉपी कर दी। अब यहाँ पे देखिए कि जो ईच टर्म है वो मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल तो बन रही है, ईच टर्म मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल बन रही है, बट अब हमको यहाँ डिस्टिंक्ट मिनिमल बूलियन डिस्टिंक्ट टर्म्स चाहिए, सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट टर्म चाहिए हमको। तो डिस्टिंक्ट टर्म करने के लिए हमने इसको क्या किया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहले ये वाली टर्म ले लेते हैं, तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ लगा के, है ना, कम्यूटेटिव लॉ लगाया तो हमने इस चीज़ को यहाँ लिख लिया इस तरीके से x डैश वाई जेड, ठीक है। अभी ये इसके पहले तो कोई भी टर्म हमारी यूज़ नहीं हो रही है, तो इसको एज इट इज़ लिख लो। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा x डैश वाई डैश z हो जाएगा, तो प्रीवियस वाली भी इसके जैसी नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट ही है अभी तक के लिए, तो ये हमने लिख ली। फिर हमारी क्या हो जाएगी x डैश वाई डैश x डैश, तो अभी मैंने क्या करा है, सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हमने कर ली। अब ये वाली मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है कि ये क्या आ गया हमारा x डैश वाई डैश z डैश आ गया हमारा। तो ये भी अभी प्रीवियस दो से मैच नहीं करती है, तो ये डिस्टिंक्ट है हमारी। फिर इसके बाद मैंने कौन सी वाली टर्म लिख ली है, ये वाली टर्म लिखी है, तो ये भी अभी हमारे प्रीवियस वालों से किसी से भी मैच नहीं कर रही है, x बाय z डैश, तो ये भी हमने यहाँ लिख ली। अब हमने इसके बाद ये वाली टर्म लिखी है जो कि हमने क्या लिखा है, x डैश वाई जेड डैश। तो x डैश वाई जेड डैश ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, ये कैसी हमारी रिपीटेड टर्म है, मतलब ये दोनों एक जैसी ही दिख रही हैं, तो इस कारण से हम इसको एक ही बार लिखेंगे बिकॉज ऑफ द आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ लगा दिया तो ये एक ही बार दिखी। तो अब हमको ये जो एक्सप्रेशन मिला है यही हमारा क्या है, रिजल्ट है, यही हमको अचीव करना था, यही डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि ईच टर्म इज अ मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल एंड टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, सारी की सारी टर्म्स कैसी हमारी डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। लास्ट हमारा पास क्या है कि ये अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन क्वेश्चन में बेस्ट मतलब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसमें ये जितनी भी आइडेंटिटी रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं इनको अचीव करने के लिए, इसके अलावा कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को डिसजंक्टिव बनाने के लिए कभी भी इससे ज़्यादा आइडेंटिटीज़ या फिर रूल्स हैं अप्लाई नहीं होंगे। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, पैकेज है, ये पूरा क्वेश्चन एक पैकेज है। एक्सप्रेशन दिया है तो पॉलिनोमियल तक कन्वर्ट करना हमने सीखा, फिर पॉलिनोमियल दिया है तो हमने डिसजंक्टिव तक कन्वर्ट करना सीखा। अब डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट करना यही मेन क्वेश्चन है। तो ये पॉलिनोमियल के बाद ये मेन ट्रिक रहती है, ये मेन ट्रिक रहती है और ये मेन आइडेंटिटी रहती है, ये वाली जो आइडेंटिटी रहती है ये मेन आइडेंटिटी रहती है। बस इतना कर लेंगे और आप ये थोड़े थोड़े से लॉ याद कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आप इजीली कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी एक्सप्रेशन को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन में इसको रिजॉल्व कीजिएगा, फिर देन आगे फर्दर मूव कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ है,
तो यही चीज़ आपको करनी है। और मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल ईच टर्म को दिखाइएगा, डिस्टिंक्ट मिनिमल बूलियन पॉलिनोमियल में ईच टर्म को दिखाइएगा, तो ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर यहीं एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे एक एक्सप्रेशन, कैसे एक पॉलिनोमियल को हम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आज हमने डिसजंक्टिव पे सीखा, तो कंजंक्टिव में कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं हर वीक में 2 या 3 लेक्चर एक टॉपिक पे डालती हूँ आगे, मतलब कंटिन्यू करते हुए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे फर्दर लेक्चर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।